शिलांग, बियॉन्ड हॉरिजॉन, ऑल इंडिया राइटर्स फेस्टिवल, क्षितिज से परे अखिल भारतीय लेखक उत्सव के दूसरे दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। The topic of the session is What makes specific stories timeless tales? कहानियाँ मानवता के आदान प्रदान और भावनाओं की गहरी समझ का एक अहम हिस्सा होती है। समय की सीमाओं से परे हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहती हैं ये कहानियाँ। इन कथाओं की अद्भुत विशेषता यह है कि वे सिर्फ एक निश्चित काल या संस्कृति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हर पीढ़ी और हर समाज में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखती हैं। आज के इस सत्र में हम देखेंगे कि क्या है वो खास बात जो इन कहानियों को समय की कसौटी पर खरा उतरने में मदद करती है। यह सत्र उन तमाम खास तत्वों पर रोशनी डालेगा जो विशिष्ट कथाओं को कालजयी और सदाबहार बनाते हैं। कहानियों की अद्भुत सफर पर चल पड़ने से पहले आइए मैं आप सबका परिचय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं वक्ताओं से कराती हूँ। साथ ही मैं उनको मंच पर सादर आमंत्रित भी करना चाहती हूँ। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री बेन्यामिन। आपके उपन्यास आडू जीवितम को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह उपन्यास अंग्रेजी में अनुवादित होकर DSC प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर के लिए नामांकित हुआ है। आपने JCB प्राइज फॉर लिटरेचर और क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड भी जीता है। आज की पहली वक्ता है सुश्री प्रीति शेनॉय। प्रीति शेनॉय आप भारत की प्रचलित लेखिकाओं में से एक हैं। आपकी 17 बेस्टसेलर किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप फोर्ब्स की प्रभावशाली भारतीय हस्तियों की सूची में शामिल रह चुकी हैं। आप बर्मिंघम, शारजाह और अबू धाबी सहित कई अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सवों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। आप एक प्रेरणादायक वक्ता भी हैं। आपको वर्ष 2021 में टाइम्स ऑफ इंडिया ऑथर अवार्ड और अमेज़न इंडियाज मोस्ट पॉपुलर सेल्फ हेल्प बुक अवार्ड प्राप्त हुआ है। अगले वक्ता है श्री बुद्धिचंद्र हैसननबा। बुद्धिचंद्र हैसननबा आप एक प्रसिद्ध मणिपुरी लेखक हैं। इसी बीच हमारे मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन डॉक्टर केशव चंद्र जी हमारे बीच उपस्थित है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप एक प्रसिद्ध मणिपुरी लेखक हैं और वर्तमान में थंबल मरिक कॉलेज में इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। आपने 3 लघु कथा संग्रह और 1 कविता संग्रह प्रकाशित किया है। आपके कई लेख और कहानियां विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है और कई भाषाओं में अनुदित भी हुई है। आप साहित्य अकादमी पुरस्कार, युमनाम लाला एवं विदुमुखी साहित्य पुरस्कार, नेप्राम खिलेंद्र एवं राजकुमारी कोमालसना लघु कथा पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। हमारे बीच अगले वक्ता है श्री स्वपन कुमार विश्वास। स्वपन कुमार विश्वास आप पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपने 30 वर्षों तक JNRM और MGG कॉलेज मायाबंदर में शिक्षण कार्य किया है। आपने अंडमान निकोबार द्वीपों पर 7 पुस्तकें लिखी हैं। आपने 6 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है, जिनमें से 2 विदेश में हुए थे, जर्मनी और मलेशिया। आपने प्रतिष्ठित जर्नल्स, मैगजीन्स और संपादित पुस्तकों में 40 अकादमी लेख प्रकाशित किए हैं। आपने बंगला पत्रिका, दीपवाणी और स्थानीय पत्रिकाओं में 11 लघु कथाएं लिखी हैं। आज की आखिरी वक्ता है सुश्री संहिता वेदाचार्य। संहिता वेदाचार्य आप एक हैप्पीनेस कोच और लेखिका है। समुद्र जीव विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद आप पिछले 14 वर्षों से सरकारी कॉलेज में एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ा रही हैं। आपने द्वीपों के धरोहर के बारे में कई किताबें लिखी हैं, जिसमें समूचे द्वीप समूह की भौतिक
अमूर्त और प्राकृतिक पहलुओं का वर्णन किया है। आपने कोरल रीफ एवं द्वीपों की विशिष्ट प्रजातियों का वर्णन करते हुए भी काफी पुस्तकें लिखी हैं। आप अधिकतर बच्चों के लिए लिखती हैं। आप धरोहर संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से काम करती हैं और नियमित रूप से बच्चों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करती हैं। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं इस सत्र के अध्यक्ष श्री बेन्यामिन जी को यह मंच सौंपती हूँ। Good afternoon, everybody. Discussing literature in midsummer afternoon is very cruel actually. But still, you people are afraid. Thank you so much for your patience and love, care about the literature. First of all, I would like to thank Sahitya Academy and Art and Cultural Department Andaman Nicobar for inviting me for this event. This session is what makes Pacific Stories timeless tale. Before, actually we are planning for a panel discussion. Is it okay for you or discussion? We will go for a panel discussion. That is, I think, much better for a better result. We do have four excellent writers from different parts of India. Saban Kumar Vishwas from West Bengal, Preeti Shenoy from Karnataka, Indian English literature writer, Buddhi Chandra from Manipur. Yeah. Samhita from Andaman. I didn't know she was attending this session, that's why I didn't prepare. That's why. Really sorry. Anyway, we know that this is the era of literature festivals. There are so many literature festivals are happening across the country, around the world. I am coming from Kerala. We do have almost 3 or 4 major literature festivals. Kerala Literature Festival, this year almost attendance was 6 lakh people are attended for a literature festival in Kerala, which was conducted in Kozhikode. You know that India's largest literature festival may be Jaipur Literature Festival. It is called as Kumbh Mela of Writers. That makes huge. What is the speciality of literature festivals? We getting a chance to meet prominent writers from across the world. This year in Kerala Literature Festival, there were 6 Booker Prize winners are there and 2 Nobel Prize winners are there. When we go to Jaipur, there are so many award winners. We can meet them, interact with them, we can hear them what they are speaking, we can share the ideas, and we can even take a photos with them also, important thing. There are so many other festivals also. Even I attended in Bangalore, Bhubaneswar, Dibrugarh, Hyderabad, Goa. There are so many festivals are happening. Most important thing is, even in the time of social media, people are still come in the name of literature and gathering and discussing. It is very important. What I want to ask them first is, initially we can start with the question itself. What the impact of literature festival in the era of social media? I want to hear from you all. The question is, what is the impact of literature festival in the era of social media? We can start it from Vishwas. You can start. Thank you.
यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तहे दिल से हमारे मुख्य सचिव साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमारे अंडमान के वे टीम लीडर है। आज उन्होंने फेस्टिवल के लिए अपने एक रुचि दिखाए और पूरी टीम को लेकर उन्होंने हमारे साथ जितना दिन ये मालूम पड़ता है कि फर्स्ट टाइम बिग वे में फेस्टिवल हो रहा है। दूसरी बात है, हमारी साहित्य अकादमी जो है दिल्ली से, उन्होंने भी हमारे साथ जोड़ा है और हमारे जितने भी प्रशासन के अधिकारी है, जो भी कर्मचारी है उसके पीछे है, उन सबको मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ये जो सामाजिक जो दरबार है, जो सोसाइटी है, से रियली द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। हम लोग चाहे लघु भारत कहे, लेकिन यहाँ अंडमान की इतिहास शुरू होता है 1857 के बाद 58 से स्टार्ट होता है। लेकिन धीरे धीरे इसी में कई सारे क्षेत्र के लोग आते गए, बसते गए और समाज में एक बड़ा सा परिवर्तन है। हम मुख्य भूमि से बहुत दूर होने के कारण हमारे लिए मुख्य भूमि के साथ एक साथ सहयोग करके पत्र पत्रिका तैयार करना या तो यहाँ पे जन जन तक जो साहित्य के बारे में, शिक्षा के बारे में जागरूक करना बड़ा असंभव सा था। लेकिन अब समय के साथ साथ हमारे साथ सोशल मीडिया आ गया है, समाज में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, तो हम लोग घर में बैठ के इसके आनंद ले सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जो साहित्य का एक स्थान है, उसको विकास करने के लिए हमें हमारे अंडमान एक समाज है, मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई अच्छा स्थान एक सोशल लेबोरेटरी के रूप में, साहित्य के एक बड़ा खादान के रूप में हम इसको व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ में ज़्यादातर पत्र पत्रिका, मैं खुद ही दीपानी एक पत्रिका था हमारे अंडमान में जो 78 के बाद में शुरुआत हुआ था, और ये हमारे जो यहाँ के जो संसद थे प्रयात श्री मनोरंजन भक्त जी ने स्टार्ट किया था, और 1983 से एक पूजा संख्या, इतना सुंदर से एक संख्या निकालते थे। कई सारे भारत के जो बंगाली खास करके जो लिखने वाले लोग थे, इवन तो सुनील गंगोपाध्याय जैसे बड़े बड़े महान लेखक के भी लिखा हुआ ये दीपानी में स्थान पाता था, और अंडमान के लिए एक विशेष स्थान रहता था। मुझे जहाँ तक है, मैं 95 से लेकर 2010-12 तक मैं इसके साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ था, और मेरे भाग्यशाली हूँ कि इसी दौरान मैंने कई सारे छोटे छोटे कहानियाँ, कई सारे प्रबंध शिक्षा से लेके हमारे यहाँ के आदिवासी के समुदाय के लेकर बांग्ला में इसको लिखा है। लेकिन उसको बाद में मैंने इसको कोई हिंदी में या अंग्रेजी में इसको लिखने के लिए उतना तो प्रयास नहीं किया है। इसके बीच में हमारे जीवन में नौकरी चाकरी का पीछे भागते रहे, काम करते रहे, हमारे जो एकेडमिक लाइन दूसरी तरफ चले गए, टीचिंग लाइन में चले गए, तो धीरे धीरे हमारे जो काम ये है व्यवस्था जो है वो आस्ते से मेरा बंगला से हट के अंग्रेजी पर चले गए। लेकिन जितना दिन तो मैंने देखा कि उसी दौरान जो साहित्य का, अंडमान साहित्य का इतना बड़ा एक विकास हुआ था। इसके हमारे अंडमान के जो अतुल स्मृति समिति जो है, उसका भी बड़ा सा एक हाथ है कि वो भी इसी पत्र पत्रिका के साथ और एक तरफ से इसका रूपरेखा तैयार करने में बहुत सहयोग करते थे। उसी तरह से हमारे कई सारे लोग समय समय पर यहाँ पर साहित्य के बारे में चर्चा करने आते थे बंगाली क्लब में, जो हम लोग नाम उसको बंगाली क्लब कहते हैं एक्चुअली। और उसी दौरान इसे सुनील गंगोपाध्याय जैसे व्यक्तित्व को भी हमारे यहाँ बुलाया गया, आमंत्रण किया गया था, उनका भी हमारे साथ इंटरेक्शन हुआ था। और कई सारे हर साल छोटे बड़े आपका क्या कहते हैं बुक एग्जीबिशन भी होता है, नाटक के माध्यम से, छोटे छोटे कलाकारों के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से हम लोग अपनी एक रुचि देखते हैं। लेकिन फिर भी हमारा कहना है कि अंडमान जो इतना बड़ा एक क्या कहते हैं लैंडस्केप जो है, ये जो बैकग्राउंड है साहित्य को चर्चा करने के लिए, बनाने के लिए, अगर इसको और भी आगे समृद्धिशाली करे तो हमारा ख्याल में कि यहाँ के जो लोग हैं, हमारे जो शिक्षित लोग हैं, यंग जनरेशन जो बैठे हुए हैं, वो लोग भी अनुप्रेरित होंगे कि कैसे इसी व्यक्ति में, इसी समाज के अंदर से कैसे हम लोग अच्छे एक साहित्य को निकाल सके, एक अच्छे सब्जेक्ट को निकाल के
एक अच्छे विषय को निकाल के हमें एक साहित्य का एक परिभाषा तैयार कर सकते हैं अंडमान के लिए। इसके लिए और कई सारे विषय हैं, हमारे कई सारे वक्ता हैं, हम लोग भी बोलेंगे। और मैं अंत में इतना कहना चाहता हूँ कि बड़ा एक हमारे लिए सौभाग्य है कि प्रशासन ने हमें इतना बड़ा एक मंच दिया है। बाहर से कई सारे हमारे विद्वान लोग साहित्य के आए हैं, उनके साथ एक साथ मंच में बैठना, उनके साथ उनकी बातों को शेयर करना एक बहुत अच्छी अनुभव है हमारे लिए। भविष्य में मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रशासन और भी इस तरह के कई सारे विषय को लेकर काम करेंगे और हमें हमारे जैसे व्यक्तित्व को भी उसमें हमें मौका देंगे। धन्यवाद। Priti, you are attending so many literature festivals across the globe. Could you share some of the experience from the literature festivals? Maybe there are so many experiences you have. Please. Hello everyone, good evening. Wonderful to be here. And I hope with whatever we discuss, you fall asleep. So I shall aim to keep it as interesting as possible by sharing personal experiences and by sharing what I feel. So the question Benjamin put was, what is the importance of literature festival in a social media, in an era of social media? That was one question. And the second question he asked me was, what was my experience of literature festival? So rather than a writer, I thought I'll tell you my experience before I became a writer, when I attended the literature festival and what I got from it. Because I think that will be relevant to all of you. Because I'm guessing some of you might be writers, some of you may not be writers. But as a normal, ordinary person, what do they get from literature festivals? Of course, all of us writers get a platform to meet with our readers. We get a chance to talk about our work. But as a person, as a normal citizen, what does a normal citizen get? So before I became a writer, I attended one literature festival. And it was the Kumbh Mela of Literature Festivals, Jaipur. That was much before I became a writer. So I went there and I heard this lady who had come from, I didn't know which country, later I came to know. So I just went there, she was on the stage, her daughter was there, and she was talking about parenting. The book she wrote was called Battle Hymn of the Tiger Mother. So she was like a very strict parent. If the children don't do this, every aspect of the child's life is planned out. If the child doesn't do it, like there is even an incident in the book where the child refused to play piano and she put the child outside in the cold. It was 3 degrees or 4 degrees. She was very strict Asian mother. So she wrote this book. I heard her speaking and it was a shock to me. I said, how can anyone be like that? Especially Indians. We will do anything for our children. We'll even keep them with us after they have grown up, after they have married, we still keep them with us, look after them. So I said, how can a mother be like that? So that was like a boom moment when my brain literally exploded. I got her book, I read it, and the mother and daughter were there and they had a beautiful interaction. So that was my first understanding of a literary festival, that you actually get the glimpse into minds of people who are very different from you. So, and I think that's very important. So as writers, we all write differently. Benjamin writes differently, I write differently, he writes differently. But the thing is, a literature festival gives us glimpse into what they are. In a social media, we can always see what they post, we can follow them and all of that. And when we were growing up, authors were just one picture at the back of a book. I used to read Sidney Sheldon, Jeffrey Archer and all that. Last page when we see their photograph will be there. Other than that, we didn't have access to the author. But today, anybody can message Benjamin, he's on Instagram, anybody can message me and I reply personally. So there is that gap, but there's always a difference when we meet in person. Because when we meet in person, we hear the voice, we see their expression, we see who they are, we hear their thoughts. Social media is still limited to projecting what you want to show the world. So hence I feel literature festivals are important to catch a glimpse into other people's mind and hear them talk. Because see, what I talk might be like, I might be a very different person in my book. Because as writers, we are all solitary creatures. We all like to sit alone and write because otherwise we won't be able to write. But this is a chance for us to interact, for us to show you guys what
what the processes we go through, and to come out of that mold of that social media, because I feel social media dominates everything. And more than anything, it's a chance for us to discover other writers, discover different cultures, discover a different way of thinking. And hence I feel that is what the public gets from a literature festival. More than attending, say, a rock concert or a performance, those things are also in person, but they are different. Because author, you have already interacted with their minds through the book, and now you get to interact with them in person. And I think that's a very important part of literature festivals as far as I'm concerned. What is your experience? I will just talk from there. Okay, thank you. Good evening, everyone. First of all, I am very thankful to Sahitya Akademi for giving me this opportunity. Apart from this program, I am so blessed to be here as a Manipuri people, as a Meitei, because let me say some few words about the relation between Manipur and Andaman Nicobar. In the Anglo-Manipur War of 1891, Manipur was defeated by the British in the Battle of Khongjong. After this battle, all the freedom fighters, especially Bir Tikendra and Thangal General, were hanged, and last independent, last sovereign king of Manipur, Maharaja Kulla Chandra Singh, and other princes were deported to Andaman Nicobar, and they lost their life in cellular jail. So this journey is first time for me in my life, and I remember our forefathers. They sacrificed their life for freedom, for their motherland. Among the freedom fighters of India, the Manipuri people also also had their own place in this place. And with this, let me share my experience regarding my literary career very shortly. In the beginning of my literary career, I came across so many people across the country, and I wrote the story of different peoples of India, particularly from South India, Maharashtra, from and mainland India, and other Northeast people from Northeast, and particularly in my home state, Manipur. All the stories of different peoples are reflected in my different stories, my short stories. After all these are the story of mankind, I think so. So, in my opinion, in my experience, to create a new story by a writer with his creative mind is not easy. It is not also easy to write a story in a single city, particularly a short story. As a fiction writer, I think a short story is to draw a limited character of certain personalities on a small canvas. It is a trial to draw a new landscape by a painter
what he is sitting in a dark night at a moment of lightning. We noted it is the task of narrating an endless story of human being. And it may be mentioned that whatever it may be long or short, to construct a story is the reflection of the writer's inner thought, inner feelings, his inner creative outlooks in a new creation. So there are so many eminent short story writers who have their own niche in the field of literature. In their stories, we could see the real image of society, the characters molded by them with their skillful and artistic creation will be existing for you. As the goal becomes brighter and brighter, when it was aflame, their writings became more and more brighter as the time goes on. Their short stories are getting appreciation more than before, and it remains us endless story of human being. We know that it will not be ever be an easy task to make a story as a timeless state. Though literature is regarded as the mirror of man and society, it would only be preserved forever with the quality of artistic skill of writers and their creative outlook. And the essence of humanism coming out of the writer's inner thought is very needful for making a story a timeless state. This is my opinion. And last, more important thing is that aesthetic values of the art is the soul of any kind of literary production. This is my humble opinion. And element of humanism, an idea of oneness, as well as the sense of universalism, should be the essence of story. That is why it can be survived as a timeless tales, ever and ever. This very short, brief experience. Let me conclude here. Thank you. What about you? Had you any chance to attend any of the literature festivals, or could you please share your experience? Thank you so much, sir. I would proudly say that the first Lit Fest that I attended was in Andaman and Nicobar Islands in Port Blair, which was organized by the Agriculture Department and the Nicobar Administration. And I was a non-writer then. And these stalwarts sitting on the stage, and they've written these beautiful books, and the books are displayed there. So initially I just looked at them because I always had a habit of book reading. My dad always inspired me to read books. When I saw them talking, when I heard them talking, they were normal people like us, you know. But we always paint this larger-than-life picture. And I always thought that what makes them write these beautiful books? And I never ever thought that I would become an author. And that was just Lit Fest I attended because I love books, that's it. Fast forward 3-4 years, there was this beautiful literature festival which was held in Delhi by INTAC. And there I found a lot of books for children. And all the books were mostly about heritage. Not stories, but books on heritage. Some were coloring books, and some were picture books, illustrations, etc. And that struck me. Because growing up in the Andamans, with permission of the chair, I would also interact with the audience. Is that okay? So, students, आप बताएं, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, आपने अपने सिलेबस में Andamans के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है. We have not studied
almost, I have at least not studied anything about Andamans in my syllabus. So that inspired me to write something for children about Andamans. And so my first book was about the heritage of Andamans, tangible, intangible, natural, everything. And it was a coloring book. And thankfully, Intact sponsored it, the publication. Fast forward again, another literature festival, again held in the Andamans. That was when social media, as you mentioned, so social media's impact on literature and vice versa. I couldn't meet Ashwin Sanghi sir, but I've read all his books. And there was this gentleman who was representing him. He was visiting, and I asked him if if I write to him, would he respond? He said, "Do that and see." You don't know. I wrote to him, and he actually responded, and that's how I understood that social media you can actually reach out to authors. Satyarth Naik, what a wonderful author. The books he has written, I mean, Sridevi is an enigma for all of us, and the way he has portrayed her in his books, 300 films in 300 different ways. So yes, social media does have an impact, and when we talk to them and they talk to us, we get inspired. Andaman Nicobar Islands has not always been in the national consciousness much. We are very consequential, sort of. Now that we are there in social media, thankfully, and with this administration, thankfully, we have people like you coming us, visiting us, and I am so proud and grateful that I can share stage with stalwarts like you. Agreed, sir. So, but yes, sir, social media does impact, and we can read literature from all across the world. Initially, when there were book fairs here, I could read Rusi Lokathain, Ukrainian Lokathain. We used to have books from all over the world, but that was only then, and we don't have many bookstores or bookshops here. But now with social media, you can download PDFs, you can read books from all across the world, you can interact with authors. So yes, that's wonderful. That's good. Thank you. Living in the island is not considered as something problem, because I lived in an island country almost 20 years. Named Bahrain, a Gulf country. It was a small island country. I lived there. I do have so many limitations. So I don't have even chance to mingle with any other writer. I don't have any connection with any people in the area. But I took it as a chance, and I started reading. I started writing. My loneliness, I used it as a literary career. The loneliness I felt, I changed it as words. So you also having a better chance. Don't think that we are living in an island place or we have limitation, but you use the limitation as a chance, and you travel with your imagination. You can go to the world. So we can come back to the question. That is our theme. Today's theme is how some specific stories become tales. What is your opinion? How some stories? I think there is no specific answer or special answer. If we know that, we all write such a stories, no doubt that. Because we do have some information or some idea or some knowledge about that one, how it will become. So, could you please tell what is your idea on the timeless tales and how it will become a story, become a tale? Could you please tell? जन्म और पूरी जीवन अंडमान में ही बिताया हूँ और बिता रहा हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई भी इतिहास या कोई भी विषय में लिखने से उससे पहले उनको उसी समाज के आईना को उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। Society is the real story. Every individual is a story.
अगर एक व्यक्ति भी इस स्टोरी के रूप में आगे आ सकता है, क्योंकि समाज के सारे जो घटनाक्रम होता है वो घटनाक्रम ही लोगों के साहित्य की तरफ लेके जाते हैं। भारत में जितने भी साहित्यकार हैं, चाहे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र है, मुंशी प्रेमचंद है, वो एक समयकालीन के हिसाब से समाज के आधार को एक लैंडस्केप के रूप में उन्होंने सामने रखा। अब इसी को उन्होंने अपनी कथाओं में, अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में आगे बढ़ाया। अंडमान ऐसे, मैंने पहले भी बताया, अंडमान ऐसे जगह है जहाँ पे अगर कहेंगे कि विविधता यानी मिनी इंडिया के रूप में हम उसको मानते हैं, इस मिनी इंडिया में अगर खोज करें तो हर परिवार में इतिहास हो सकती है। इट इज नॉट ओनली द मिनी इंडिया, इट इज एवरी फैमिली इज ए मिनी इंडिया, एवरी फैमिली। अगर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी के पहली बैच हो जाए, उसके बाद में जो भी रह गए यहाँ पर अब तक जो आ रहे हैं, इनका हर परिवार एक इतिहास है। और इतिहास को जोड़ते जोड़ते पूरी अंडमान एक समाज के रूप में, विविध समाज के रूप में इसको निहारना है, इसको निकाल के आया है। लेकिन दुख की बात है कि लिखने वाले कम है, इसको समझना है, इसके साथ जोड़ना है। इसलिए हमारी जो नया पीढ़ी है हमारे, इनको इसके साथ जोड़ना है। हम लोग जब स्टूडेंट थे, पढ़ते थे कॉलेज में, तब हमारे स्कूल के समय में भी स्कूल के सारे लाइब्रेरी की किताब हम लोग पढ़ लेते थे। और पढ़ना एक बड़ा से नशा जैसे होता था, नशा जैसे होता था, पढ़ना ही है, छोटे छोटे किताबों में पढ़ना है। और उसके बाद में स्कूल में जब बड़े क्लास में गए हैं, यूनिवर्सिटी में गए हैं, तो देश पत्रिका निकालते थे हमारा। उसमें देश पत्रिका में सुनील गंगोपाध्याय हमारा बहुत आइडियल है। सुनील गंगोपाध्याय उसी समय एक धारावाहिक लिखते थे, पूर्व पश्चिम, पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल के दोनों की मिलन से बड़े महाकाव्य हम मानते हैं उनको। और मैं उनके आइडल मानता हूँ इसलिए क्योंकि मैं उसी समय से मेरे नशा हो गया था कि क्या समाज है ये, दो बंगाल के समाज कैसे एक साथ हुआ है, कैसे उसके अंदर में अलग अलग विविधता था, उससे एक साथ जुड़ा गया है। तो मैं एक दोस्त के घर में चले जाते तो किताब लाने के लिए, मतलब वो हफ्ता में एक बार निकालता है, तो मैं महीना में एक बार उसको घर से लेके आ जाते थे, उसको फिर पढ़ के फिर उनको बात दे देते थे। तो बाद में वो उसको एक दो मोटा ग्रंथ बनाया मैंने, पश्चिम नाम के 2 खंड। तो वो हैबिट हमारे बच्चों के अंदर तैयार करना है। और ये सबसे बड़ा मंच है हमारे कि इसमें कई सारे भारत के कई सारे जगह से दिग्गज हमारे साहित्यकार आए हैं, कवि आए हैं, उन्होंने अपने कविता के माध्यम से, अब साहित्य के माध्यम से आज हमारी चर्चा हो रही है, उसके माध्यम से इसको हमने बच्चों को सामने रख रहा है। क्योंकि हमारे अंदर में पढ़ने का जो हैबिट जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन एक और भी एक अच्छी मज़ेदार बात है कि सोशल मीडिया में, जैसे मैडम ने बोली, आप डाउनलोड करिए तो सारा चीज़ मिल जाएगी। पुराना कोई भी चीज़ आप चाहिए तो उसको भी मिल जा सकती है आपको, अगर थोड़ा कष्ट करें तो वो भी आपको पास आ जाएगा। हम लोग जब पढ़ते थे एक चीज़ को लाइब्रेरी में जाकर खोज के निकालना पड़ता था। अब आप घर में बैठ के मोबाइल के थ्रू से आप सब कुछ ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपकी और भी आश्चर्य की बात है कि उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। देखिए मजे की बात है, आपके बांग्ला में लिखा हुआ या तमिल में लिखा हुआ, उसको ट्रांसलेट करके आप हिंदी में ले लिए, अपने भाषा में ले लीजिए और पढ़िए। और सबसे बड़ी मैं दाद देता हूँ कि हमारे NBT जो नेशनल बुक ट्रस्ट, उन्होंने भारत के सभी भाषाओं के किताबों को हिंदी में, अंग्रेजी भाषा को, बांग्ला भाषा को हिंदी में, हर भाषा के साथ मिला हुआ है। उसमें कन्नड़ भाषा का भी किताब पढ़ सकते हैं। और बेस्ट जो स्टोरीज है उसको उनको उन्होंने ट्रांसलेट करके सबके सामने रखा है। फिर भी हमारे मन में ये लगता है कि अभी जो हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, उन पीढ़ी के अंदर में, क्योंकि आपको इतिहास ढूंढना है तो समाज के अंदर में हर व्यक्ति के अंदर में जाना है। आपको जीवन के जो इतिहास है, आपके जो दैनंदिन जीवन के जो एक्सपीरियंस है, उसको आप अपने एक साथ जोड़िए, तब देखिए एक बड़ा ग्रंथ बन जाएगा, बड़ा एक नया स्टोरी बन जाएगी। ऐसे मैंने जब स्टार्ट की 95 में, जब दीपावली से मैं जुड़ा हुआ था, तब मुझे इसी तरह का नशा हुआ था कि मैंने इसके बारे में, अंडमान की शिक्षा, जारवा के बारे में, अंडमान के कांग्रेस के बारे में, अंडमान के बेंगोली समाज के बारे में, यहाँ की जो हमारी जो
पुराने लोग थे जिसको हम लोग प्री-42 फैमिली बोलते हैं, उनके बारे में हम उसको लिखते थे, चर्चा करते थे। एक बड़ा अद्भुत एक अनुभूति होती थी कि सही में नए चीज़ जान रहा हूँ, नए खोज पा रहा हूँ। और इसी का एक छोटा सा अगर परमिट करे तो मैं 10 मिनट ले सकूँ? So I have a small story on Bengalis. It is a story of 2 students. 2 स्टूडेंट के बीच की कहानी है और आपको मैं 10 मिनट के अंदर में पूरे अंडमान की सैर करना चाहता हूँ कि अंडमान एक विचित्र समाज है, मतलब एक समाज की जो विचित्रता है, वो जो लघु भारत कहते हैं, वो मैंने इसको आज से 70 साल पहले 27 ईयर्स पहले इसमें हमने लिखा था और वही चीज़ हमारे पास है, वही पुराना चीज़ हमारे पास अभी भी है। ये देखिए वो एकदम 27 ईयर्स पुराना है ये और इसका टाइटल है वंश परिचय। वंश परिचय इसके टाइटल्स है। मैंने बहुत सारे इस तरह इसमें दीवानी में था लिखता था। एक तरह से हमारे अंदर में जोश आ गया था कि यहाँ के हर चीज़ों को खोजे, निहारे, इसको इसमें लाए और इसी का एक परिचय है हमारा है, वो है आपका वंश परिचय। मैं एक अपने शब्द नाम में लिखता था, डॉक्टर नील नाम पर मैंने लिखता था, बहुत सारे प्रबंध लिखा मैंने, स्टोरी लिखा, ये भी है उसी का ही है। मैं अगर 10 मिनट परमिशन दे तो मैं बंगला में इसको पढ़ूँ, लेकिन आपको समझ पाएंगे क्योंकि हर जो इसका सीक्वेंस है वो आपको परिचय कराएंगे हनुमान के बारे में। एक है सहारनपुर डॉक्टर शास्त्री कॉलेजের ভর্তি তালিকায় উচ্চাও দুশ্চিন্তায় সরকার দ্রুত চোখ বোলাতে গিয়ে এক জায়গায় সে একটা নামের পর চোখ আটকে গেল। এই সুদূর হিন্দি ভাষী এলাকায় প্রখ্যাত কলেজের ভর্তি নামের তালিকায় সমস্ত স্থানীয় হিন্দি ভাষী ছেলে মেয়েদের কথা থাকাটা স্বাভাবিক। যদিও আমি ভুলে গেছি আমি একজন বঙ্গ সন্তান। পশ্চিমবঙ্গের ছোট গ্রাম হুগলি চাঁদমানিপুর থেকে এখানে পাড়ি দিয়েছি পড়ার জন্য, কারণ বঙ্গদেশে আমার মতো কুলাঙ্গারের মাথায় মাথায় উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে সেখানকার কলেজে অ্যান্থ্রোপোলজি পড়ার মতো আমার কাছে মার্কস ছিল না, যার ফলে আমাকে বাংলার বাইরে যেতে হয়েছে। হলো বাঙালিদের কুলাঙ্গার বলা হতো, बेंगोली लोगों को बंगला के बाहर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। इसलिए एक प्रवाद था कि बेंगोल के लोग कोई भी बाहर जाने नहीं चाहते, कुलंगार कहते थे बेंगोली लोगों को। तो उसे बोलता कि मैंने कुलंगार शब्द को हटाने चाहता था और उससे भाग गया, वो पढ़ने चले गया। এখানে আসার পর আরেকটা কারণ হলো যে আমার কাকা রেলে কাজ করতো, তো আমার রেজাল্ট হওয়ার পরে আমার কাকা বললেন আমার সাথে পাঠিয়ে দাও এবং আমি ওখানে গিয়ে ওকে পড়াবো এবং সেই কলেজে ভর্তি হলো। भर्ती होते गए नामेर तालिका देखले एक मेयर नाम आछे शाहाना सेन। सेन टाइटल बंगाली में होता है, तो शाहाना सेन देखो तो चाहे मैं भी बंगाली और एक ही बड़े लंबी लिस्ट में एंथ्रोपोलॉजिकल का जो सब्जेक्ट है उसमें एक टाइटल मेरे के साथ है, वो है सेन टाइटल, शाहाना सेन। तो दूसरा दिन उन्होंने गए और लाइन में खड़ा वो भर्ती होने का और उसके मन में ये चाहा था कि कैसे भी वो लड़की से मेरा परिचय करना है। क्यों? क्योंकि मैं तो बांग्ला छोड़ को जानता ही नहीं, तो कम से कम एक बेंगोली लड़की मुझे मिल जाएगी जिससे मैं बांग्ला में बात कर सकूँगा। तो उसके नेक्स्ट दिन जब भर्ती होने गया तो देखा उसके सामने वाली लड़की का नाम बुलाया क्लार्क ने कि आप आइए भर्ती का सारा फॉर्म दीजिए और पैसा दीजिए। तो उसके मन में एक तरफ से आशंका, अरे बाप ये लड़की यही है तो चलो मुझे उनसे परिचय करना है। तो क्या लिखा है देखिए, মেয়েটি টাকা জমা দিয়ে লাইন থেকে সরে যাওয়ার আমি ব্যস্তভাবে সব টাকা পয়সা প্রমাণপত্র দিয়ে আমি সরে গেলাম। খুব বিনয়ী সংযতভাবে বাংলায় মেয়েটাকে বললাম, আপনি কি পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছেন? মেয়েটি এক নজর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু বুঝিয়ে এসে হিন্দিতে বলল, না আমি আন্দামান থেকে এসেছি। দ্যাট ইজ দি কানেকশন বিটুইন আন্দামান অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড বেঙ্গল। আন্দামান থেকে এসেছি। মেয়েটির মুখ থেকে হিন্দিতে উত্তর শুনে আমার কেঁচোর মতো হয়ে গেল আমার মুখটা, নিজের খুব অপ্রস্তুত মনে হলো, অপ্রস্তুত মনে হলো। হিন্দিটা শব্দ বুঝতে পারবো অসুবিধা হয়। একটু পরে মেয়েটি আমার প্রশ্ন করল, আপনি কি পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছেন? আমি শুধু মাথা নেড়ে বললাম হ্যাঁ। আমি নিজেকে সামলে নেওয়ার জন্য ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললাম कि बेंगोली लोग बड़ा वीकनेस है कि अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो इसमें भाঙা ভাঙা বাংলায় ইংলিশ বললাম যে না আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছি। আসলে আপনার পদবি শুনে আমি ভাবলাম আপনি বাঙালি। মেয়েটি খুব সাবলীলভাবে আমাকে ভুল ভাঙিয়ে বলল, আসলে আমার পদবি বাঙালি হলেও আমি বাঙালি নই। পরের প্রশ্নে বললাম, তা এখানে কি কোনো আত্মীয়বাড়ি থাকবেন? সাহারা বলল, না আমাদের অনেক মেয়ে বন্ধু আছে যারা আন্দামান থেকে এখানে পড়তে এসেছে অন্য অন্য বিষয়ে। কলেজে ক্লাস শুরু হলো, সাহারার সঙ্গে আমার আত্মীয়তা বেড়ে গেল, কারণ আমরা দুজনেই বাইরে থেকে এসেছি। বাকি সকলে এখানে স্থানীয়। ফলে ওদের মধ্যে আগে থেকে বন্ধুত্ব ছিল, জানাশোনা ছিল।
हमारा सबसे बड़ा आग्रह चलो मुझको सबसे बड़ा ये जिज्ञासा था कि मैं अंडमान के बारे में जानूँ उस लड़की से जो अंडमान से आई है, क्योंकि उनको अंडमान के बारे में पता नहीं। जब हम लोग कॉलेज में पढ़े रहे कलकत्ता में तब कहते थे, मेरे दोस्त लोग कहते क्या ट्रेन में जाते हो, क्या अंडमान जाने के लिए ट्रेन में जाना पड़ता है, क्या आपको पासपोर्ट लेना पड़ता है अंडमान जाने के लिए? इतना अनुभव था 1980 में जब मैंने कलकत्ता में जब पहले मैंने पढ़ने गया, तब ये हमारे ये था, मतलब वो थिंकिंग था कि अंडमान भारत के बाहर है और अंडमान जाने के लिए रेलवे भी जा सकता है। हालांकि सबके लिए एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब ये नहीं था। तो এইভাবে ক্লাসে ফাঁকে ছুটির পর শাহানার সঙ্গে ওর বাড়ির সম্বন্ধে আন্দামান সম্বন্ধে জানতে শুরু করলাম। আমি শাহানা বল रही है ওর ঠাকুরদাদা বাঙালি ছিলেন, সেই জন্য ওর পদবিটা বাঙালিদের। ওর ঠাকুরদাদা আসলে হাওড়া জেলার থেকে এসেছে। ঠাকুরদাদা পরিবার খুব বর্ধিষ্ণু এবং পৈতৃক ব্যবসা ছিল, কিন্তু উনি স্কুল জীবনেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং কালাপানিতে সাজা হয়। কালাপানিতে আসার পরে কিন্তু এখান থেকে আর উনি যাননি, এখানে থেকে যান এবং উনি শাহানা বলল উনি পাকাপাকিভাবে এখান থেকে যান। এই বলে শাহানা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার ঠাকুরদাদা একজন হিন্দুস্তানি ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়েকে বিয়ে করেছে। আমার ঠাকুরমার বাড়ি ছিল ভাগলপুরে। She's also connected all these things, the story. আমার বাবারা 3 ভাই 2 বোন। আমার বাবা বিয়ে হয়েছিল কীভাবে শুনবে, उसको फादर का कैसे शादी हुआ। আমার বাবা দাদুর বাড়ি আবাডিন বাজারে একটা হোটেল আছে, সেখানে অফিসের পর আমার বাবা বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা মারত। আমার দাদুর পরিবার নিয়ে হোটেলে 2 তলাতে থাকতো। আমার মা রোজ স্কুল থেকে আসতো এবং ঝুল বাঁধায় দাঁড়িয়ে থাকতো। এইভাবে আস্তে আস্তে বাবার সঙ্গে মার সম্পর্ক শুরু হলো। একদিন বাবা মা দুজনে পালিয়ে গেল। পালিয়ে গিয়ে আমার দিদিমার ঘরে হাডোতে গিয়ে ওখানে গিয়ে বিয়ে করে নিল মন্দিরে। এই কথা শুনে আমার দাদু একদম রেগে গিয়ে ফায়ার হয়ে আমার ঠাকুরদাদার বাড়িতে চলে এলো। বললো, তোমার ছেলে আমার মেয়েকে বিয়ে করেছে, অন্যায় করেছে, আমি ছেলেকে পেলে তোমার ছেলে আমি কেটে ফেলে। তো তখন ছেলেটা বলছে, কেন বলছে তোমার দাদু? বলছে, না তুমি জানো না, অ্যাকচুয়ালি আমার মা মুসলিম পরিবারের, আমার দাদুরা কেরালার যে মালাবার যে আন্দোলন হয়েছিল সেই মালাবার আন্দোলন থেকে এসছে এবং ওনাদের পোপলা বলা হয়, 1921 সালে ওনাদের আন্দামানে আনা এবং সেই থেকে সেটাই হয়। তারপরে আমার ঠাকুরদাদা আমার দাদুর বাড়িতে গেল, গিয়ে ওনাকে বোঝালো, বুঝিয়ে আমার মাকে আমার বাড়িতে নিয়ে এলো বৌমা করে। ঠাকুরদা তো সব শুনে ठाकुरमा तो कंजर्वेटिव, दादी बहुत कंजर्वेटिव थी, वो रोना शुरू कर दी, अरे मेरा बेटा विधान को दूसरे धर्म के लड़की को शादी कर लिया। लेकिन उनके जो दादाजी थे बोला, नहीं कोई बात नहीं, वो जब शादी कर लिया तो हमारे घर में। दैट इज दी यूनिटी ऑफ अंडमान आइलैंड्स। इसी तरह से सारे परिवार का हजारों परिवार है हमारे अंडमान में जो इसी तरह के स्टोरी आपको मिलेगी। শাহানা के মাঝখানে থামিয়ে বললাম, তোমার দাদু কেন খেপে গেলেন? শাহানা আমার প্রশংসন হেসে মিলে বলল, আসলে আমার দাদুরা মুসলমান, তা হিন্দু পরিবারে তাইতে বিয়ে দিতে আর আপত্তি আছে। সবচেয়ে বড় স্টোরি আর শুনিয়ে দিই। একবার আমার ছোটবেলা আমার খুব মারাত্মক অসুখ হয়েছে, কোর্টবেড়ে হাসপাতালে দেখিও ঠিক হয় না। ঠাকুরমা আমার জন্য মানত করেছে, পুজো পাঠ করেছে, কিছুই হলো না। শেষে আমার ঠাকুরদাদা ঠাকুরমার অনুপস্থিতিতে একদিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে মাজারে গেলেন। আমি মাঝপথে শাহানার কথা থামিয়ে দিয়ে বললাম, মাজারটা আবার কি? সে বললো, শাহানা বলল, দাঁড়াও বলছি, আমাদের এখানে পীর বাবার বড় একটা কবরস্থান আছে, সেখানে সব ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক যায়, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, তামিল, তেলেগু, বাঙালি সবাই যায় সেখানে, খুব জাগ্রত। তা আমাকে নিয়ে ঠাকুরদাদা মাজারে গেলেন। যখন দরগার মোল্লা সাহেব আমার নাম জিজ্ঞেস করলো, ঠাকুরদাদা বললেন শাহানা বিবি। ঠাকুরদাদা বললেন শাহানা বিবি। আমি বললাম, কিন্তু তোমার নাম তো শাহানা সেন। ও বললো, আসলে আমার নাম ছিল শ্বেতা। কিন্তু ঠাকুরদাদা কি মনে হলো, আমার নাম বলে দিলেন শাহানা বিবি। সেই বাজার থেকে ফিরে আসার পরে ধীরে ধীরে আমার অসুস্থতার ঠিক হয়ে গেল এবং সেখান থেকে আমার নাম হয়ে গেল শাহানা সেন। শ্বেতা থেকে শাহানা সেন। শাহানার প্রতিদিনের কথা আমাকে আশ্চর্য করে তুলছে, অভাব বিস্ময় হয়ে যাচ্ছি। যতদিন যাচ্ছে ওকে নতুন করে আবিষ্কার করছি। শাহানা সব কথা কি সুন্দর করে গুছিয়ে আমাকে বলছে, আচ্ছা তোমার মা কি অন্য ধর্ম হলে তোমার মা কি বিয়ের পরে কোন ধর্ম পালন করছে? শাহানা বলল, আমার মা বাড়িতে এসে হিন্দু ধর্ম সব আচার আচরণ ঠাকুরমার কাছে শিখেছে। আমরা দুর্গা পুজোয়, কালী পুজোয় বাড়িতে সকলে মিলে ঠাকুর পুজো দিই, মাও সঙ্গে যায়, ঠাকুর প্রণাম করেন। আমার দাদুদের বাড়িতেও রোজা, ঈদ, মা, আমরা ভাই বোন
कौन सवाई मिले मामावाड़ी जाए, ठाकुर दादा ठाकुर मार से। यहाँ के रीति इस तरह है। अब रमजान मास चल रहा है, आप देखिएगा सोमवार को हजारों परिवार के लोग, हिंदू कुछ भी परिवार को वो ईद मनाएंगे, उनके घर में जाएंगे, खाएंगे, मिठाई खाएंगे, इसी तरह पर्व बनाते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। इसी तरह यही है यहाँ का सबसे बड़ा खासियत समाज का कि कोई पर्व पे किसी का कोई ये नहीं है। इसमें আমরা দুর্গা পুজো, কালী পুজো বাড়ির সকলে মিলে ঠাকুর দেখি, মা ঠাকুর দেখে প্রণাম করেন। দাদু ঈদের সময় আসে, নীল তুমি নিজে নীল অবাকে বলো। আর আমার মামা একটা ক্লাবের দুর্গা পুজো কমিটির কর্মকর্তা ছিলেন বহু বছর। পুজো পার্বণে সবাই কোনো জাতি ধর্ম ভেদাভেদ থাকে না। এখানে যে বাঙালিদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নতুন সৃষ্টি সমিতি রয়েছে এবং মেরিন ক্লাব রয়েছে, সেখানে সব ধর্মের সম্প্রদায়ের লোক পুজোয় অংশগ্রহণ করে। सर टाइम। हाँ जी। तो ये जो स्टोरी है कि अंततः उन्होंने ये दिखाया कि एक बार उन्होंने उत्तर प्रदेश किया, वहाँ पर एक उन्होंने एक्सकर्शन में किया, तो उन्होंने लड़की ने पूछा कि यहाँ पे भातु समुदाय के लोग रहते हैं, तो बोला हाँ रहते। तुम्हारा रुचि क्या है? मेरा जो फूफी है, खुशी जो है, कोई भातु लड़का से शादी किया है, इसलिए मेरा आग्रह था कि वो भी यहाँ पर आए उन्होंने, और यहाँ पर दो वहाँ पर विलेज है उसमें वहाँ पर रह रहे हैं। इसी तरह उन्होंने लास्ट में 3 साल हो गए उनका, कलकत्ता आए, उन्होंने सारा जगह राइटर बिल्डिंग सब जगह दिखाया। प्लेन में चढ़ाने के टाइम उनको बताया कि शाहना तुम्हारा आने वाले समय में क्या प्लान कर रहे हो। यानी उनको मन में सोचा कि कहीं उनके साथ अच्छा एक प्यार हुआ है तो उनको बोलेंगे मैं शादी करूँगा। लेकिन लड़की ने अवाक करके उनको बताया, मैंने जब स्कूल में पढ़ता था तब एक हमारा रांची एक लड़का, आदिवासी लड़का, वो साथ मेरा प्यार हो गया था। वो लड़का अब क्रिश्चियन लड़का है, वो अभी पौंडीचेरी में मेडिकल पढ़ रहा है, और हमें यहाँ पे जाने के बाद उस लड़की के उस लड़का के साथ मैं शादी करूँ। अब सोच लीजिए कि धर्म का कोई बंधन नहीं है अंडमान के लिए। ये स्टोरी में हमने इस तरह के प्रस्तुति किया कि जाति धर्म भाषा का कोई लिहाज नहीं है, सब सबके साथ है, सब भाईचारा के साथ रहे। यही असली मिनी इंडिया है, यही असली हर परिवार के अंदर मिनी इंडिया। थैंक यू। Now it's your turn. Do you have any secret formula for a timeless tale? Basically, I'm not sure whether what he spoke had to do anything with a timeless tale. The question Benjamin asked was what makes a tale timeless. And I think the very concept of timeless is not real, because there's nothing like timeless. Because what is time? What is relevant today has to be relevant 500 years later, 600 years later, 1000 years later, 1000 years later. So unless we define what is this time, how can anything be timeless? Timeless implies that it is outside that time frame. And this, honestly, if you ask me, perhaps the thing which I can think of, timeless tales as such, which are thousands of years old, are perhaps the Vedas, the Upanishads, the Bible, the Bhagavad Gita. All of this has elements which has sustained through the years. And if we examine those elements, what are those elements? They are basically, it's a hero's journey. Basically, it is overcoming obstacles. And what is that obstacle? All of these tales have similar obstacle. It usually has to do with our connection with other humans. It's our relationship, our love, our hope, our courage. Because all of these tales speak the same way. Now, whether J.R.R. Tolkien's Lord of the Rings, will it be relevant 500 years later? We don't know. And when these books were written, for example, when Charles Dickens wrote his books, that time there was no electricity even. We had to read by the candle, and people had a lot of time. They didn't have the conveniences that we have today. So they literally had to read by the candle, hence the real books are very fat. Whatever we have read are very abridged, condensed version. Even War and Peace, it's like a really fat book. But people nowadays want an abridged version. Like one of my books is getting converted to a graphic novel, which is great because it just means more people will be reading. So, but what are these elements of timeless tales? I think that is overcoming obstacles that life throws at you, our relationship with other people, how can we face life with courage, the adventure and the resilience which people show. For example, in Benjamin's book, Goat Tales, there is resilience which that man shows to escape what he was trapped in. That is,
that is an element from a timeless tales. So I think as writers, if we all try to do those elements, in my book, Life is What You Make It, there is a girl with a mental disorder, bipolar disorder. She fights to come out of it. But will this book, or will my book, or will Benjamin's book, or will his book be relevant 500 years from now? We do not know. So what makes a tale timeless, we do not know. At best, we can incorporate those elements which we believe could be timeless. And at the same time, as writers, I am not setting out to write a timeless tale because that would be meaningless. Because when we do not define time, how can we write a timeless tale? So as writers, I think it's important that we write the stories in the best manner that we know how to write. The best possible way in which I can tell the story of this girl with bipolar disorder, how does she overcome? And if that finds a connection with the audience, and if the audience is able to take away something from it, then definitely I would say, at least in my lifetime, it's a timeless tale. So I would spin around the definition that way. So what is a timeless tale? What makes a tale timeless? That's hard to define. But what we can do is, control those elements which we are in charge of. Narrate the story in the best possible way that you can. Write it, polish it till it shines, and then send it out to the world. And if it resonates with someone else, and I think that would be a fantastic thing. Thank you. Do you have something to add? Sure, please. Thank you. In my experience, during my childhood stage, when I began to write, began to enter in the field of literature, so many different books, particularly from Manipuri literatures, the eminent writers, their writings deeply influenced me in my writing careers, and other writers, great writers from Sanskara, you are in the Buddhist Sanskara. This book also deeply influenced me. And another novels, Semin, Siddhartha, etc. All these books also in very eminent books, I think so. And in Manipuri literatures, R.K. Sheetaljeet, Rajkumar Sheetaljeet came as the father of modern Manipuri short story in the post-Second World War, and has written many short stories reflecting truth and belief of the Manipuri society by depicting ideal characters. Just after Rajkumar Sheetaljeet bringing out her books, Nungai Rakta Chandramukhi, by Maharaj Kumari Binodini. Maharaj Kumari Binodini, she was one of the makers of Indian literature. Who had been visited Navadip and Shantiniketan and stayed here for a long time. She can depict the nature of human life and its inner crisis in her writings, apart from depicting the higher class people to downtrodden lives. The writers also speak of the condition of the rural people who were spending
their lives in by her artistic creativity. She has an eminent place in the field of literature. In such a modern trend of Manipuri short story, there came out Nongthomam Kunchamohan, K.H. Prakash Singh, and Siri Biren also came after the Second World War. After this time, a group of short story writers known as Movement of Spark in Manipuri, Mairiki Iho, was rising up. The writers of this group include among the others Jumrenban Ibomsa Singh, Lamabam Biramani, Keshan Priya Kumar, etc. The standard of Manipuri short story developed to a higher level when the books of short stories Numite Asum Thankjilali written by Y. Ibomsa and Sekla Pai Khabada by Namabam Biramani and Nongdi Tarak Khidare by Keshan Priya Kumar. The book of short stories Nongdi Tarak Khidare is translated into Bengali, and in Bengali literature also this book won Sahitya Akademi Translation Prize, I think so. And this is all these writers influenced me a lot. Today I have seen so many young minds, young boys and girls presenting here, and I think you have different artistic qualities in every aspect. So one day you would be a great writers among the eminent writers of the country. So by taking this opportunity, I humbly appeal to all of you, my dear students, boys and girls, if you like to write something, go ahead and express something you have felt. This is the beginning of your writing career, and I also appreciate Madam Priti Seno for your valuable experience. Thank you so much. Very nice. Initially, I would actually like to, I would want to thank ma'am because she gave a fresh perspective when she explained what timeless tales are. Before I came here, my perspective was very different. And I'd like to mention, sir, that human beings are kinesthetic beings and we feel things. Like when you read a book, you actually live the book. Like when I read a book, if it's a beautiful story, I cry. I laugh. I have those memories which come up. So yes, timeless tales as per ma'am's perspective. With that, with your permission, sir, I would like to tell a story to the students because it is about Andamans. And so, do you understand Hindi? Do you understand Hindi? You do understand Hindi? So it would. So if I say that in Hindi, perhaps it would be more relatable. So, students, आप Andaman से हैं, तो बहुत छोटी सी एक स्टोरी है. स्टोरी भी नहीं, एक्चुअली एक फैक्ट है, बट स्टोरी जैसी है, आपको अच्छा लगेगा सुनकर. और कई सारे बच्चे यहाँ पे हैं
सर ने अपनी स्टोरी में मज़ार का मेंशन किया था, आपने सुना होगा, बंगाली में थी स्टोरी, लेकिन आपने वो मज़ार देखी है ना जो कॉबिस्कोप तक जाती है ना? उस रास्ते में एक मज़ार है, कितने लोग गए हैं यहाँ पे? काफ़ी सारे जगह। यस, तो बहादुर शाह जफर के बारे में आपने सुना होगा, मुगल एम्परर थे जो पुराने, सबसे लास्ट। उनका जब आखिरी वक्त आने लगा, जब कॉलोनियल सरकार जो है उन्हें रंगून भेज रही थी, तो उनके कोर्ट में एक स्कॉलर हुआ करते थे, एक सूफी संत थे जिनका नाम था फजल हक खैराबादी। So Fazl Haq Khairabadi was a scholar in the court of Bahadur Shah Zafar, who was the last Mughal emperor. When Bahadur Shah Zafar was sent to Rangoon, he requested the colonial government that this gentleman also should be sent to Rangoon with him, but the government did not listen to him, and the British Sarkar ने इनको काले पानी की सज़ा सुना दी। The Sufi saint was sent to काले पानी, to Andamans. जब उन्हें सिलोनी जेल ले जाया गया, तो ये इतने बूढ़े से थे, तो उन्हें पत्थर तोड़ता देखकर जो है जेलर को भी बड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने क्या कहा कि आप दफ्तरी बन जाओ। So this gentleman, he was very well versed with Persian, with Urdu, and he knew a little bit of English also. So the British government told him that you can do likha padhi, you can become our officer, and you can be a clerk and do your work there. So ये साहब जब जेल में थे, तो ये जो है ना मिस्टिक थे, बिल्कुल किसी गुरु के किसी बाबा जी के जैसे। वो पारदर्शी थे, दूरदर्शी थे, वो लोगों की आंखों में देखकर, उनकी आंखों में झांककर उनका सोल पढ़ लेते थे, उनके बारे में कह पाते थे। अगर उन्हें किसी को कोई बीमारी होती तो उन्हें छूते तो उन्हें अच्छा लगता, लोग ठीक हो जाते थे, तो उनकी इज्जत जो है बढ़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता जो है लोग बाहर से भी आने लगे उनसे मिलने के लिए। So people used to visit this Sufi saint in the jail premises, and the government used to allow that, the British government allowed that. He was not treated as a normal convict. अच्छा, इनका जो बेटा था वो कलकत्ते में रहता था। ये जो सूफी संत थे, उनका जो बेटा था वो कलकत्ते में रहता था। तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार को ये चिट्ठी लिखी, the son of the Sufi saint, he lived in Calcutta, he wrote a letter to the British government that he should be pardoned and let him spend his rest of his years with us, with the family. तो उन्होंने चिट्ठी लिखी ब्रिटिश सरकार को, इनके बेटे ने, कि इनको प्लीज़ छोड़ दो और आखिरी वक्त है इनका, अगर हमारे साथ कलकत्ता में रहे तो हमें अच्छा लगेगा। ब्रिटिश सरकार मान, एंड दे रिलीज्ड हिम। सो उन्होंने बेटे को चिट्ठी लिखा कि ठीक है आप आएँ और अपने पिताजी को ले जाएँ। ठीक है। So he arrived to Andamans. So this gentleman comes to Andamans in a ship, gets out of the jetty, and he sees a funeral. Now, being a good Muslim, he also goes along with the procession. जो बंदा जो आया ना कलकत्ते से, वो जैसे ही जेट्टी से बाहर आया, उन्होंने देखा एक जनाजा जा रहा है, तो अच्छे मुसलमान थे, तो उन्होंने कहा जो है जनाजे में शरीक हो जाते हैं, बाद में चलेंगे हम जेल। जनाजा जो है वो चलते 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 अभी जहाँ मज़ार है वहाँ पहुँचा, और जब वहाँ पे उन्हें उतारा गया, he saw it was his father. वो जनाजा उनके पिताजी का था। जब मिट्टी डाली गई तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि अरे पिताजी को तो यहाँ दफनाने वाले को यहाँ दफना दिया जाएगा। तो he was very worried that he wants to take his father back to Calcutta, उनका घर वहाँ पे है ना। बट लोगों ने नहीं अलाउ किया। जितने लोग यहाँ थे जनाजे में साथ, कुछ और भी आइलैंडर्स आ गए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो इन्हें नहीं ले जाने देंगे। So human emotions are so strong that even after a person dies, they know कि वो तो मिट्टी में मिलने वाले हैं कुछ दिनों में, पर फिर भी वो नहीं लेके जाना चाहते थे। They wanted him to be buried here in the islands. And फिर वहाँ उनकी मज़ार बनी, और आप में से कई लोग वहाँ पे मज़ार जाकर, कई बार आपने बहुत लोगों का खाना अटेंड किया होगा। हम तो बचपन से चलते आए हैं, मैम नॉट कर रही है, मैम कई बार गई है। So that man for me is a timeless tale. Because human emotions will always remain the same. And this gentleman who came all the way from Delhi, and probably he was from somewhere in Afghanistan because he was a Pathan, I guess, but he was buried here in the Andamans. And इनकी legacy तब से लेके आज तक चली आ रही है। And students, मैं आपको बता दूँ, आपको शायद नहीं पता हो, ये जो आलमा फजल हक खैराबादी जिनकी मज़ार है यहाँ पे, वो फरहान अख्तर के ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, जो जावेद अख्तर साहब लिरिसिस्ट हैं, उनके ग्रैंडफादर हैं। So yeah, that's the story. So, thank you. It was something quite interesting. The question was, what makes specific stories timeless tales? The question was so interesting and intriguing, but it is not easy to come into a definitive answer.
the best way we can do is examine the possibilities from different perspectives. In my opinion, the easiest way to find the answer is to carefully study the stories that later become tales. Many tales have fascinated us for years. To understand why they still matter today, we should ask what makes them universally accepted, what makes them so interesting. Let us examine what are the common factors of those stories. 1. They deal with deep human emotions. These stories deal with the basic emotions like happiness, sadness, fear, anger, or love. These feelings are universal, which makes stories relatable to everyone. 2. Those stories deal with the meaningful themes. Topics like essence of life, death, love, loneliness, war, hope are present in these stories. No matter where we are in the world, these themes speak to us. 3. They use simple but powerful language. The storytelling is very clear and direct. The strength of the story lies in depth, not in complicated words or writing style. 4. They are universal. Even if you change the location of those stories, their impact remains the same. A powerful story can connect with readers anywhere in the world. Writers like Gabriel Garcia Marquez called it as posthumousmo, where deeply local themes still feel universal. That is why we can relate those stories as our own, even when they come from Latin America, Russia, England, or Africa, or anywhere else. 5. They are relevant to any era. Some stories are tied to specific event or time period, but timeless stories remains meaningful across generations. Such stories have a magic power that makes anyone from any generation feel like they are reading today's story and that they resonate with them. 6. All stories that have survived the test of time have 3 F factors: fact, fiction, and fantasy. It is the beautiful mix of these three that makes an ordinary story into a timeless story. 7. They have new interpretations over time. Timeless stories can make new interpretation as time and place change. They do not remain exactly as they were first originated. Instead, they evolve as they reach new audience. The characters, settings, and style may shift. Sometimes a hero may become a villain, or a villain turn into a hero. New characters might even be added. This transformation can be seen in stories passed down through the oral traditions and even in modern format WhatsApp stories. That's why Ramayana has over 300 interpretations. Both Bible and Mahabharata continue to be retold in different ways today. These constant retelling shows how truly universal stories adapt and stay relevant across generations. 8. They help shape the civilization. Peruvian writer Maria Vargas Llosa once said that humans were barbarians, but stories helped us to become more civilized. Stories fill us with a sense of freedom, sense of justice, and sense of morality. Therefore, the purpose of the story should be to elevate us culturally and help us stamp the wildness that still lies within us. 9. They inspire goodness. Timeless stories have a power to awaken feelings of goodness, mercy, love, and kindness.
and empathy in the reader, examine myths, legends and folktales which were actually created to inspire positive emotions in human beings. 10. They transform the readers. A great story should transform the readers, shaping them into a new person. It should inspire changes in their thoughts, perspective and social awareness. When they close the book and sit in silence, they should feel a new light filling them, like a ray of light passing through a prism turning into a rainbow. A reader who experiences a story in this way emerges changed. Stories with this power remains timeless. 11. They reveal deep truths. Iranian writer Asar Nafisi, in her work Reading Lolita in Tehran, says that fiction is not a mere copy of everyday life. But what we seek in fiction is not just reality but an epiphany of truth. Yes, a world-class story, we witness that epiphany of truth, a profound revelation that transcends the ordinary. They reveal deeper truths about life and human nature. In short, timeless stories stay with us because they touch our heart, challenge our minds, and help us to see the world in a new way. They remind us that despite difference in culture and time, human emotions and experience are universal. Thank you. Please go ahead. Any questions from your side? On the stage today, your insights, perspectives and experiences have made this session incredibly enriching and inspiring. The way you have shared your thoughts through your writing has not only given us new ways to reflect and think, but also provided valuable guidance for the present and future generations. Your words have encouraged us to think critically and broaden our perspectives. Once again, thank you to all of you for contributing to this meaningful and thought-provoking discussion. अब मैं डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर श्रीमती प्रियंका कुमारी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आए और अपने करकमलों से मुख्य भूमि से पधारे कहानीकारों को और लेखकों को भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। श्री बेन्यामिन। सुश्री प्रीति शिनॉय। श्री भूतिचंद्र हाइस्नानवा। मैं आपसे पुनः अनुरोध करती हूँ कि हम की पुस्तकें भेंट कर उनका सम्मान बढ़ाएं। श्री स्वपन कुमार विश्वास। सुश्री संहिता वेदाचार्य। धन्यवाद मैम। और अपने विचार साझा करने के लिए सभी वक्ताओं का धन्यवाद। आप सब ने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमारे दृष्टिकोण को और भी विस्तृत किया। हम आपकी उपस्थिति और योगदान के लिए आभारी हैं। धन्यवाद।